सरकार को ये वहम है, सरकार को ये बहुत पुरानी बीमारी है 75 सालों की, और 75 सालों की बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। ना आलोचना करेंगे हम, तो सरकार को लव यू कहेंगे। कब तक सरकार बाजेगी? क्या नहीं छोड़ा हमने देश के लिए? अरे हमने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, हमने अपने परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़ा है? क्या छोड़े? सब कुछ छोड़ दें? क्या मोदी जी ये चाहेंगे कि ये पूर्व सैनिक अपनी जान छोड़ दें? अरे हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए? अरे देखो लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में देखो कितनी फुट ऊंचाई पर हमारे सेना जो है लड़ी जा करके। क्या सारा देश उनके लिए दे दें? क्या है ये देश को दे दो? अरे हमने तो बहुत कुछ दिया है इस देश के लिए। अरे आप अपने घरों में सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं वे लोग सरहदों पर खड़े हैं, रक्षा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो पहले रक्षा कर चुके हैं वे लोग अब जंतर मंतर पर आ गए हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्या आपकी बात उनसे कभी हुई? क्या मांगे हैं कि आप लोग यहाँ पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं? सर मैं वो बातें आपके जो प्रश्न पूछोगे बाद में दूंगा। पहले तो मैं नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूँ सर। आप लोगों ने पहले दिन से हमारी कवरिंग कर रहे हो भूतपूर्व सैनिकों की, और मैं कहीं ना कहीं आपको ये दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपके भी परिवार में कोई ना कोई भूतपूर्व सैनिक होगा, पूर्व सैनिक होंगे, तो आपके लिए मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ, नेशनल दस्तक के दर्शकों को। और एक अपील करना चाहता हूँ, अगर हमारा वीडियो किसी भी भूतपूर्व सैनिक के पास में पूछे तो वो एक जगह से दूसरी जगह सोशल मीडिया में अपने सैनिक भाइयों के पास में पूछाए, जिससे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूछ जाए। ईब आने दो सवाल आपके। सरकार आपकी सुन नहीं रही है, तो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, क्या कभी मुलाकात हुई, कोई डेलीगेशन गया उनसे मिलने के लिए आपका? नहीं, हमारी इस धरने से पहले बहुत सारी मुलाकात हुई है, मेरी माननीय राजनाथ साहब से बहुत सारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा था मेरे को एक बार कि भाई संख्या बल दिखाओ, तो आज हम संख्या बल दिखा रहे माननीय रक्षा मंत्री को। और आज आप पहले दिन से देखोगे 40 दिन में कि इस जंतर मंतर के धरने के ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, यहाँ हर पूर्व सैनिक आया है, जत्थेबंदियां आई है। और आज जो उत्तर प्रदेश का टर्नआउट चल रहा है पिछले 15 से लेके 31 तक, 31 मार्च तक, यहाँ सर 2-2 बसें, 4-4 बसें, साथ में वो जो हमारे उत्तर प्रदेश के सैनिक हैं वो कभी केले लेके आते हैं, कभी सेब लेके आते हैं, कभी गुड़ लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं। सर मजे आ रहे हैं, पता नहीं आप क्यों थके हुए हैं सर। सरकार तो मानेगी सर, सरकार को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है। वो आर्टिकल 14 के अनुसार नहीं है, ये भेदभाव हो रहा है, और ये 75 सालों से हो रहा है। तो सरकार को जो तस्वीर दिखाई गई है 75 सालों में, वो रिटायर्ड अधिकारियों ने अलग तस्वीरें दिखाई गई, और भेदभाव हुआ है हमारे साथ में। चाहे पे पेंशन हो, चाहे हमारा आर्थिक शोषण हो, चाहे सैनिक शोषण हो, चाहे शारीरिक शोषण हो, वो हमारा हुआ। तो उसी चीज़ की एक कड़ी तोड़ने में हमारे को समय तो लगेगा सर। आज 40वां दिन है, क्या पता सर ये 6 महीने भी चल जाए या 1 साल भी चल जाए आंदोलन। सामने चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? सर हम चुनाव की तो मैं बात नहीं करूंगा, राजनीति के थोड़ा हमारे मंच में आपने देखा होगा कि राजनीति के से हम दूरा हटा के है, क्योंकि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 75 सालों में बहुत बड़ा भेदभाव है। और आज हम भारतीय सेना को शक्तिशाली सेना बनाने का सपना लेके आए। 1 रैंक 1 पेंशन जो सरकार ने दी, मैं मानता हूं, पर सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन अधिकारी को दी, और 1 रैंक 1 पेंशन ना हो कि वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन है। भाई माननीय प्रधानमंत्री ने मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जो छोटे छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो कंधे पे बंदूक रख के जो बॉर्डरों पे जाते हैं और दुश्मन से लोहा लेते हैं, उन सभी सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में वो बाहर चले गई। जेएसयूज रैंक जो सेना में जो एक रीढ़ की हड्डी होता है, जो लड़ाई के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सेकंड कमांड है, गजेटेड ऑफिसर है, 666 में वो आउट कर दिया, उसको 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर कर दिया। एक बात बताइए सर, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब विदेशों तक अन्य देशों में आपकी आवाज़ जाएगी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो भारत की बदनामी होगी, सरकार की बदनामी होगी। नहीं सर,
ऐसा नहीं है। हम जो सपना है ना, जो भारतीय सेना का शक्तिशाली बनाने का, एक चीज बताओ, आपके अंदर कुछ बुखार आ गया या आप बीमार हो गए, कोई बीमारी लग गई, आप डॉक्टर के पास में गए और वो डॉक्टर ने वो बीमारी का इलाज कर दिया, तो आपकी विदेशों में बुराई होगी क्या? भारतीय सेना हमारा शरीर है, हम उसके सैनिक हैं, हम उसके सैनिक हैं। लेकिन सरकार इलाज क्यों नहीं कर रही है आप लोगों का? ये तो वो तो सरकार को जो तस्वीर दिखाई गई ना, सरकार ये सोच रही है 75 सालों से कि ये जो जवान है ना, इनकी जो भीड़ है जवानों की, जो 5 करोड़ वोट है और जो 140 सांसद सीटों को जो हम सीधा प्रभावित करते हैं, इनके मालिक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। आपने कभी देखा है लोकसभा में, राज्यसभा में किसी जवान भाई को बैठे हुए? आप देखोगे, आज भी देख लो, वर्तमान में बड़े बड़े जनरल बैठे हैं। तो सरकार को ये वहम है, सरकार को ये बहुत पुरानी बीमारी है 75 सालों की, और 75 सालों की बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी भाई। पुरानी बीमारी है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। पर अब की बार पूर्व सैनिक, पूरे देश के सैनिक एकता का नारा लगा के और भारत सरकार तक दरखास्त कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हमारी तरफ देखो, ये गलत है, हम पैसे की मांग करने के लिए नहीं आए सर। यहाँ एक सैनिक के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, आंखें भी नहीं, और छोड़ो सर, वहीं बिस्तर के ऊपर वो लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, चम्मच के सारे उसका पूरा परिवार पानी पिला रहा है उसको। उसकी पेंशन कितनी है? 18,000 रुपये। और एक अधिकारी जो बाथरूम में साबुन की बट्टी से फिसल के गिर गया, वो 2,50,000 रुपये पर मंथ, प्लस जो उसकी सर्विस पेंशन है 1.25 लाख रुपया, दोनों के ऊपर डीए लगाओ सर, 6 लाख रुपया। सरकारी बजट जा कहां रहा है? हम तो यही तो बता रहे हैं कि आज हमारा देश चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। चाइना 2 साल से वहां बैठा हुआ है, कभी कुछ कर देता, कभी कुछ कर देता। तो हमने रक्षा बजट को बचाना है, उस रक्षा बजट को बचा के आधुनिकीकरण लेके आना सेना में। और हम जो उसी चीज को बचाने के लिए आए हुए कि भारतीय सेना में आधुनिकीकरण आए, नए नए हथियार आए। अब ये सीएजी ने एक घोटाला उजागर किया डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, कितना सर? अरबों खरबों का। जो सेना का अधिकारी जो 50 साल तक बीमार नहीं हुआ, जिसका नाखून नहीं उतरा उंगली का, और लास्ट की सर्विस में 2 साल या 4 साल पहले उसको फंगस हो गई, उसको बीपी हो गई, शुगर हो गई, उसकी फायरिंग रेंज पे सुनने की समस्या कम हो गई, वो कैटेगरी लेके आ रहे हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी। क्योंकि सर इसमें फायदा है। एक जवान को 18,000 रुपया, एक अधिकारी को 2,52,000 रुपया। शरीर की वैल्यू तो एक ही होगी, भगवान परमात्मा ने शरीर दिया है। पत्रकार महोदय, आपका और मेरे शरीर में क्या अंतर है? ये मेरे हाथ रहे, आप मेरे, ये माइक मैंने पकड़ लिया। पर यहाँ पे क्या है, जो डिसेबिलिटी एक्ट 1995 भी इन्होंने जो साइन करके केंद्र सरकार ने जो इनको संयुक्त राष्ट्र को दिया है, उसमें भी ये कहते हैं कि हम सभी डिसेबिलिटी पेंशन जो डिसेबल हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको हम समानता दे रहे हैं। जो खामियां बता रहे हैं, जो कमियां बता रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं या राजनाथ सिंह जी? इसमें जिम्मेवार ना तो सर 75 सालों की सरकार जिम्मेवार, इसमें है मेरे जैसे सैनिक। क्योंकि हमने 75 सालों में हम एक भीड़ का हिस्सा बनते रहे, हमने संख्या बल दिखाते रहे रिटायर्ड ऑफिसर के नीचे, और उन्होंने हमारी संख्या बल दिखाया, और बंद कमरों में मीटिंग हुई, बंद कमरों में वो अपने पे पेंशन को बढ़वा लेंगे, साथ में वो राज्यपाल भी बन गई। लेकिन अगला सवाल मेरा यही है कि अगर सरकार चाहे तो जो पूरा मामला आप लोगों का है, जो मांगे हैं, सरकार एक कमेटी बना दे, पूरे मामले की जांच करवा दे, और इसके बाद में जो आपकी मांगे हैं अगर जायज है सरकार मान ले। लेकिन सरकार नहीं मान रही है ना। नहीं मान रही है। मैं बिल्कुल इस बात को मैं बिल्कुल कहता हूं कि हमारी रक्षा मंत्री से 13 मीटिंग हुई है। 13 मीटिंग? हाँ, 13 मीटिंग हुई है पिछले 7 साल में। और माननीय राजनाथ जो वर्तमान रक्षा मंत्री है, उससे मेरी 4 मीटिंग हुई है। उससे पहले मेरी निर्मला सीतारमण जी जो आज वित्त मंत्री है, मेरी उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरी फिर उसके बाद में जो माननीय स्वर्गीय जेटली साहब है, उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद में जो मनोहर पर्रिकर हैं, अपने जो रक्षा मंत्री, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने हाँ भरी है कि यह बहुत बड़ा भेदभाव है, पर यह इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि इसको तोड़ने के लिए उनका भी हाथ नहीं जा रहा दीवार पे। वो खुद कहते हैं कि संख्या बल दिखाओ ना। ये जो बातें बोल रहे हैं ना, पूरी तरीके से सही हो सकती है। इसलिए सरकार तब तक इससे नहीं डरती जब तक सरकार गिरने का डर ना हो।
अगर आपके पास दम है, अगर आपके पास वोट बैंक है, अगर आपके पास ताकत है, आप सरकार को चेतावनी दे देंगे कि मैं सरकार गिरा दूंगा, सरकार बदल दूंगा, और सरकार को उस बात का अंदाजा होगा, सरकार आपकी मांगों को तुरंत मान लेगी। आपने देखा था किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था तो सरकार को लगा कि ठीक नहीं है, जो तीनों कानून वापस अगर नहीं लिए हम लोग तो सरकार बदल जाएगी। तो मोदी जी टीवी पर आए थे और कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। लेकिन ये जो पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हमारे देश में नहीं है कि ये लोग सत्ता परिवर्तन कर सकें। नहीं सर, है, बहुत है। आप ये नहीं है, हमारी जो वोट है संगठित नहीं है ना सर? नहीं, वो संगठित है। एक्स सर्विसमैन की जो वोट प्रतिशत है वो 5 करोड़ है और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं हम। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर पश्चिम का इलाका, यहाँ जो हमारे साउथ में है, उन सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। पर हमने आज तक सरकार की आलोचना भी नहीं कर रहे इस मंच से। हम ये कह रहे हैं भाई देखो सरकार सो रही होगी। आपकी संख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर चंद लोग आए हैं, ये जो संख्या बहुत कम है। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें हजारों लोग पहुंचे थे। सरकार को लगा था ये लोग एकजुट हैं, संगठित हैं, दिक्कत हो जाएगी। सर हमारा शुरू से ही जो धरना है वो हमारा 50-150 व्यक्तियों तक सीमित रहता है। यहाँ पे 400 भी व्यक्ति आते हैं, 150 भी आते हैं, हमारे को परमिशन नहीं देते। 50 व्यक्तियों से ज्यादा की परमिशन हमारे को जंतर मंतर पे दे नहीं रही। और कोई यहाँ विपक्ष पार्टी का आता है वो यहाँ पे 10,000 की भी स्ट्रेंथ कर ले जाता है। ये दाव है ना, मानते हैं हम इस बात को? बिल्कुल है। अगर ये हमारे को परमिशन देते हैं तो सर हम कल कर देंगे यहाँ जंतर मंतर पे। पर हम बड़ा ही शांतिपूर्वक है, हम कोई बाबा के भगत नहीं है, हमने टैर फूक दिया, ये कर दिया, नहीं सर। हमने इस देश के लिए, हम बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, संविधान के दायरे में है और महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर आंदोलन चलेगा सर। ना आलोचना करेंगे, हम तो सरकार को लव यू कहेंगे। कब तक सरकार बाजेगी? हम तो सरकार को लव यू कहेंगे और आगे भी कहेंगे। ऐसे नहीं है ना, इस मंच के ऊपर विपक्ष पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पीए के फोन आ रहे हैं कि हमारा नेता आना चाह रहा है, जिनका अब हम नाम भी नहीं कह सकते कि कौन आदमी है। हमने नहीं गए सर, अभी भी हमारा सरकार पे विश्वास है। मैंने पहला आपको प्रश्न में बोल दिया था, कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हमने संख्या बल अपना दिखाया नहीं। अभी जो हो 3 अप्रैल को पूरे देश में, आप नेशनल दस्तक है ना आपका, आप उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगह से आप खबर लेते हो। अभी देखना 3 अप्रैल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक 3 अप्रैल को पूरे देश में बड़े बड़े जुलूस मार्च निकाल के संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक माननीय कलेक्टर को मांग पत्र दिया जा रहा है। पूरे देश में कॉल यहीं से है सर। तो शरी अगर वो पूरी संख्या बल यहाँ आ गई तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। पर हम सरकार के साथ में, हमने सरकार पे विश्वास है। सरकार के पास में पता नहीं 75 सालों में हमारी आवाज नहीं गई होगी। आज भी हम सोच रहे हैं कि 40 दिन हो गए तो क्या पता अगले 40 दिन में चली जाएगी। अगर अगले 40 दिन में भी गई तो अगले 40 दिन में जाएगी। पर राजनीति में हम बहुत, यह आंदोलन और जो दूसरे आंदोलन आपने किसान आंदोलन की, उस आंदोलन से बहुत हटके है सर। लाखों पूर्व सैनिक पहली बार 3 अप्रैल को सड़कों पे होंगे सर। इससे पहले आपने देखे होंगे आंदोलन, वो किसान आंदोलन देखे होंगे, शिक्षा मित्रों के आंदोलन देखे होंगे, पटवारियों के देखे होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के देखे होंगे, आशा वर्कर के देखे होंगे, जो रोडों के ऊपर जुलूस मार्च करते हुए अपनी जायज मांगों के लिए। पर 75 सालों में पहली बार होगा जिसमें भूतपूर्व सैनिक रोडों पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, 3 अप्रैल को आएंगे। बिल्कुल सर, लव यू कह रहे हैं, लव यू कहने से सब कुछ हो जाएगा लगता है? देखिए, मैं टीकम सिंह रिटायर्ड फौजी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है और हम साबका समिति के आह्वान पर हम यहाँ पर सुबह से बैठे हैं। 20 जो यहाँ पर 20 फरवरी से जो है जो आंदोलन चल रहा था, प्रथम 20 तारीख को पूरे देश से यहाँ पूर्व सैनिक आए थे। सरकार ने देखा, सरकार को हिलाने का क्या प्लान है? सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का क्या ब्लूप्रिंट है आप लोग के पास? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो चलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर उनका नारा है। और हमारा भी ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो विसंगतियां हैं जो हम उन तक पहुंचा रहे हैं, रक्षा मंत्री तक पहुंचा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। वो विसंगतियां हमारी पूरी होगी। अब रही बात
कि वो सवाल कैसे सर सुने? सर सवाल ये है ना कि मोदी जी 18 घंटे देश के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन मोदी जी की माता का निधन हुआ था, बहुत दुखद था वो, तो उस दिन भी मोदी जी देश के लिए काम कर रहे थे। तो आप लोग देश के लिए, आप लोग पूर्व सैनिक है, क्यों नहीं छोड़ देते हैं? मांग जो है, देश के लिए काम कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। देश के लिए हमने बहुत कुछ छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा हमने देश के लिए? अरे हमने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, हमने अपने परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, है क्या छोड़े? सब कुछ छोड़ दें। क्या मोदी जी ये चाहेंगे कि ये पूर्व सैनिक अपनी जान छोड़ दें? अरे हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए? अरे देखो लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में देखो कितनी फुट ऊंचाई पर हमारे सेना जो है लड़ी जा करके, है तो क्या छोड़ दें? क्या हम सारा देश का जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर का चढ़वा दें इस देश को और सारा अधिकारियों को दे दें? क्या दें अधिकारियों को? इतनी विसंगति, इतनी परसेंटेज है। एक सैनिक जो है वो 20,000 में अपना खर्चा चला रहा है और एक अधिकारी 5-5, 6-6 लाख में अपना खर्चा चला रहा है। और क्या छोड़े इस देश के लिए? क्या सारा देश उनके लिए दे दें? क्या है ये देश को दे दो? अरे हमने तो बहुत कुछ दिया है इस देश के लिए। अरे एक बात बताओ, एक जवान आता है लड़ाई में, अरे विकलांग आता है, वो कंधों पे आता है, और ऐसे जवान इस देश के अंदर, अरे वो अर्थी पे आते हैं, अर्थी पे तिरंगे में लिपट के आते हैं। अरे और क्या लेगा देश हमसे? है? इस देश को बचाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। यदि भ्रष्टाचार की मैं बात करूं तो सब महकमों में भ्रष्टाचार है, लेकिन सेना के अंदर जो जवान है, आप किसी भी महकमे को देख लो, 80% भ्रष्टाचारी है उनके अंदर, 80%। मैं वादा करता हूं, लेकिन सेना के अंदर 80% ईमानदार सैनिक हैं हमारे। और जिस दिन हमारे सैनिक इस देश की कमान संभाल लेंगे, हम बता रहे हैं, ये जो विभाग है ना, वहां भी 80% ईमानदार व्यक्ति होंगे। यदि मोदी जी विश्वास करते हैं तो हमारे सैनिकों को ऐसी जिम्मेवारी देकर रखें कि जो विभाग है उनकी इंक्वायरी सैनिकों को दे। देखते कैसे ईमानदारी नहीं होती, बेईमानदारी से काम करेंगे। उन्हें पता है ये आने वाला पूर्व सैनिक है, ये ना खाएगा ना खान देगा, ये मोदी के रास्ते पे चलेगा। इसलिए जो डिमांड, जो हम बैठे हैं यहाँ, आप 3 तारीख को देखेंगे कितना बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन वो कायदे कानून से होगा, शांति प्रिय होगा, अनुशासन में होगा। ना हम टायर जलाएंगे, ना हम गाड़ियां तोड़ेंगे। हम देश की संपत्ति का बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना चाहते, और इसलिए ये हमारी जो सारी मांगे विसंगतियों की है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मानेंगे, हमें ये विश्वास है। लेकिन सरकार सीरियस नहीं ले रही है। 1 महीने ज्यादा का वक्त हो गया यहाँ पर बैठे हुए। सरकार को राष्ट्रपति बना दिया, आपको रक्षा मंत्री बना दिया। लोकतंत्र में यही तो है सर, कि यहाँ पर हम अंगूठा लगाते हैं और अपने लिए एक राजा चुनते हैं, और वो राजा का करते होता है कि उसकी प्रजा की आंखों में आंसू नहीं आए। और हम यहाँ पे भेदभाव के लिए बैठे हैं कि हमारे साथ में भेदभाव हुआ कैसे? सर पूरे देश में ये तो खूबिया विभाग, अगर 40 दिन में हमारी बात नहीं गई तो इसका मतलब जो खूबिया विभाग है सरकार का, वो सो रहा है, वो फेल है। कि खूबिया विभाग क्यों नहीं दे रहा रिपोर्ट? कि पूरे देश में ऐसा कोई कोना नहीं जहां मीटिंगें नहीं हो रही, जहां रैलियां नहीं हो रही हो। तो सर मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार, प्रशासन का भी हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि अभी 70 चल रहा है, 70 के बाद में आप लोगों को बैठने नहीं देंगे। हाँ, कहा जाता है कि जो सेना के जवान होते हैं उन्हें कहा जाता है कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, छोड़ो मत। सरहद पर हो या तो शहीद हो जाओ या तो मार कर आओ। सर नहीं, एक चीज है, देखो हार तो मानेंगे नहीं। हमारे चेहरे पे कभी आपने देखा हो कि कभी सिकन नहीं है, शकीन नहीं है कि भाई 40 दिन हो गए, बिल्कुल शकीन नहीं। यहाँ पर एक दिन देखो, आज आप यहाँ पे देखोगे 60-70 व्यक्ति हैं, कल देखोगे 400 हैं, परसों देखोगे फिर 500 आगे, फिर 150 आगे। आंदोलन की भूमिका बहुत अलग अलग होती है सर, किसी दिन आना किसी दिन जाना, पर हमारा शांतिपूर्वक, मैंने पहले बता दिया, हम बाबाओं के भगत नहीं है, हम संविधान की रक्षा करने वाले कब तक चलेगा सर आंदोलन? आंदोलन जब तक हमारी जायज मांगे नहीं, भारतीय सेना को शक्ति, इतना भी वक्त हो जाए। किसान आंदोलन साल भर चला था सर, हम तो भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने का सपना लेके आए हुए हैं, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का। सर हम अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे कि हमारे को कोई हेलीकॉप्टर दे दो, हवाई जहाज दे दो, कोई फैक्ट्री दे दो। अरे हम कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली। अभी सर कितना पेंशन मिल रहा है, कितना चाहते हैं आप लोग? हमारी जो पेंशन है 1 रैंक 1 पेंशन में से जो कम सर्विस में जो रिटायरमेंट आते हैं 97%
वैसे मैं बताऊं, सेना में 97% जवानों की स्ट्रेंथ होती है और 3% अधिकारी होते हैं। जो कम सर्विस में, कम उम्र में रिटायरमेंट किया जाते हैं, वन रैंक वन पेंशन से गायब करती है। वीर नारियों को कुछ नहीं मिल रहा। जो सैनिक विकलांग है 10-11 साल की सर्विस में, जिसने दुश्मन की गोलियों को छाती पे लिया, वो भी बाहर कर दिया, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। और एक अधिकारी जो रैंक की है 2006 से लेके 2023 तक 50,000 की से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। वन रैंक वन पेंशन जवानों के लिए थी, पर जो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दी, वो दी अधिकारियों के लिए। वो वन रैंक वन पेंशन ना होके वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन हो गई। बिल्कुल, अफसर रैंक अफसर पेंशन हो गई। जो मांगे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आंदोलन है। अब आप देख लीजिए एक बार फिर से कि ये सब पहले देश के रक्षक हुआ करते थे, क्योंकि सैनिक थे। अब ये लोग सब के सब पूर्व सैनिक हो गए हैं। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और 40वां दिन है, ये लोग लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है सुनने के लिए तैयार नहीं है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उनसे कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। और ये लोग आंदोलनरत हैं। इन लोगों का साफ कहना है, जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तब तक ये लोग यूं ही लगातार आंदोलन करते रहेंगे। देख रहे हैं यही होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब मानेगी और ये लोग कब यहाँ से उठेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।